गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे डील करती है, और हमने देखा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट से डील करती है, और उसमें हमने 3 इफेक्ट देखे, रैले इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। और अपन ने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके साथ इंटरेक्शन करे और जो एनर्जी उस इंसिडेंट लाइट की होती है उसी एनर्जी के साथ स्कैटर्ड लाइट निकल जाए तो उसको अपन ने कहा था रैले स्कैटरिंग। फिर अपन ने बात करी कि मान लीजिए अगर कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल है उसके साथ कोई लाइट आए, टकराए, या तो कम एनर्जी के साथ या हाई एनर्जी के साथ, डिपेंड करेगा कि लाइट ने मॉलिक्यूल को चार्ज पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर की या उस चार्ज पार्टिकल से एनर्जी गेन की। तो उस इफेक्ट को अपन ने कहा था कॉम्पटन इफेक्ट। और इन दोनों के कोई बीच का अपन ने एक रास्ता निकाला था कि इन ए मिलियन जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें जब लाइट टकराएगी तो इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, और वहां पे अपन ने बात की थी रमन स्कैटरिंग की। अब देखिए रमन स्कैटरिंग इन इलास्टिक कॉलिजन के साथ डील करती है मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज हैं जो कि वाइडली यूज ली जाती हैं, और ये दोनों थ्योरीज सेम चीज को समझाती हैं लेकिन अलग अलग अप्रोच के साथ। और इन थ्योरीज की अलग अलग अप्रोच आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी के साथ। और अपन को पता है कि जो हमारी लाइट होती है वो ड्वेल नेचर की होती है। अपन बात करते हैं कि लाइट जो होती है वो 2 नेचर की होती है। एक लाइट होती है वो होता है उसका वेव नेचर, और एक होती है पार्टिकल नेचर। अब देखिए ये जो पार्टिकल नेचर अपन ने कहा तो इसमें अपन लाइट को एज ए फोटोन कंसीडर करते हैं। पार्टिकल नेचर में लाइट को एज ए फोटोन कंसीडर किया जाता है, और हम मानते हैं कि जो लाइट होती है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के रूप में होती है। क्लियर? और इसी जो थ्योरी को डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में होती है उसी को हमने नाम क्या दिया था, फोटोन। और फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, की जो एनर्जी के छोटे छोटे क्वांटाइज्ड पैकेट होते हैं उनको अपन बोलते हैं फोटोन। क्लियर? और इस जो थ्योरी इस फोटोन के साथ में डील करती है उस थ्योरी को अपन बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्लियर? वेव नेचर जो होती है, जब अपन बात करते हैं लाइट के वेव नेचर की, तो जो थ्योरी होती है उसको कहा जाता है क्लासिकल थ्योरी। और जब अपन बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की, और क्लासिकल थ्योरी के द्वारा समझने के लिए कहीं ना कहीं हम बात कर लेते हैं पोलराइजेबिलिटी की, और इसी पोलराइजेबिलिटी के आधार पर अपन किसको समझा सकते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अब देखिए 2 थ्योरीज हो गई लाइट को समझाने के लिए, एक होती है क्लासिकल थ्योरी और एक होती है क्वांटम थ्योरी। और अपन क्वांटम थ्योरी में अपन बोलते हैं कि जो भी अपना फोटोन होता है उसकी एनर्जी E बराबर h न्यू से अपन निकाल सकते हैं, जहाँ पे h होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होता है, बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कोई एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ और उस मॉलिक्यूल मैंने लिया है AB। इन समझने के लिए अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं AB। ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, और अपन को पता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करती है इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालती हूँ। क्लियर?
EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने डाला, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगी या एनर्जी लेंगी। क्लियर। और अगर एनर्जी देंगी तो कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेंगी, और अगर एनर्जी लेंगी तो हायर एनर्जी के साथ में बाहर निकल जाएंगी। क्लियर। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मॉलिक्यूल से एनर्जी ले रही हैं तो हायर एनर्जी के साथ बाहर निकलेंगी, और अगर मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगी तो लोअर एनर्जी के साथ बाहर निकलेंगे। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए, इस मॉलिक्यूल से टकराएं और निकल जाएं, ना तो एनर्जी दें या ना एनर्जी लें, और उसको अपन बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, अगर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होते हैं तो रेले स्कैटरिंग होता है, और अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होती है तो रमन इफेक्ट होता है, और ये परिघटना मिलियन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। क्लियर। अब देखिए, इसको समझने के लिए अपन सपोज करते हैं एक तबले को। देखिए, इसको समझने के लिए अपन एक तबले को सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई तबला है। क्लियर। और ये मैंने तबला बना दिया। देखिए, अब इस तबले को, मेरे पास में एक तबला है जो अभी रेस्ट मोड में है। अभी इसमें कोई वाइब्रेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन नहीं है, ये अपना रेस्ट मोड में है। और अब मेरा अब एक बॉल लेते हैं और वो बॉल इस तबले पे हिट करते हैं, और ये मैंने ले ली बॉल, और उस बॉल को अपन ने तबले पे क्या कर दिया, हिट। क्लियर। ऑलरेडी ये तबला रेस्ट मोड पे है, और अब इस पर एक बॉल को हिट करा। जैसे ही इस बॉल को इस पे हिट करते हैं, बॉल अपनी एनर्जी इस तबले को डोनेट करती है या ट्रांसफर करती है। सॉरी, डोनेट नहीं, ट्रांसफर करेगी। और जैसे ही बॉल अपनी एनर्जी इस तबले को ट्रांसफर करेगी, ये तबला वाइब्रेशन करने लग जाएगा। क्लियर। और वाइब्रेशन के बाद वाइब्रेशन करेगा। अब जब ये लाइट जो निकलेगी, ये लाइट कम एनर्जी की होगी, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी, सॉरी, जो बॉल है अब उसका जो एनर्जी होगा वो बोलो क्या होगा, कम। अगर मैं कहूँ कि बॉल की इंसिडेंट जो एनर्जी थी वो मान लीजिए E1 है, और स्कैटर्ड जो एनर्जी है बॉल की वो E2 है, तो अपन लिख सकते हैं E1 विल बी ग्रेटर देन E2। क्लियर। अब एक और पॉसिबिलिटी अपन लेते हैं कि मान लीजिए ये तबला ऑलरेडी वाइब्रेशनल मोड में था। अभी तो अपन ने देखा कि तबला रेस्ट मोड में था, बॉल आई, टकराई, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, तो बॉल की एनर्जी तो हो गई कम, और तबला कौन से वाले मोड में चला गया, वाइब्रेशनल मोड में। अभी अपन दूसरी सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए तबला ऑलरेडी वाइब्रेशनल मोड में था, और अब मान लीजिए मैं इस पे कोई बॉल हिट कर रही हूँ, और जब इस पे ऑलरेडी ये तबला वाइब्रेशनल मोड में था, बॉल आई, टकराई, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जब बॉल इससे टकराती है तो ये तबला अपनी एनर्जी उस बॉल को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण जो बॉल होती है वो हायर एनर्जी के साथ में बाहर निकलती है। क्लियर। ध्यान रखेंगे, मैं बोल रही हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो बॉल हिट करती है तो तबला अपनी एनर्जी उस बॉल को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण बॉल जो होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब मैं मान लीजिए बोल दूं कि प्रारंभिक जो एनर्जी थी या इंसिडेंट जो बॉल थी उसकी एनर्जी EX थी, और बाहर निकलने वाली बॉल की एनर्जी EY है, तो बोलो क्या लिखेंगे अपन, EY ग्रेटर देन, बोलो क्या होगा, EX। क्लियर। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस बॉल को मैं कंसिडर कर सकती हूँ फोटोन। क्लियर। लाइट का एक कोई फोटोन है, और इस तबले को बोलो मैं क्या मान सकती हूँ, मॉलिक्यूल। क्लियर। अब देखो, इसको अपन समझ सकते हैं, इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि मेरी ये जो बॉल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या है, फोटॉन्स हैं। क्लियर।
अब सपोज करो कि अपने पास में एक मॉलिक्यूल है और वो रोटेशनल मोशन कर रहा है या वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है या वो अभी रेस्ट मोड में है। और रेस्ट मोड का मतलब बोलो क्या हो गया, अभी वो लोअर एनर्जी लेवल पे है। क्लियर। अपन ने एनर्जी लेवल पढ़े हुए हैं वाइब्रेशनल मोशन रोटेशनल मोशन के, E0, फिर अपन ने देखा E1 E2, और ये जो E0 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, ग्राउंड एनर्जी लेवल। क्लियर। और यहाँ पे एनर्जी न्यूनतम होती है। क्लियर। तो अभी सबसे पहले अपन ने जो कंसीडर किया था कि मान लीजिए तबला रेस्ट मोड में है, और तबला बोलो मैं क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल, कि मेरा मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनल मोड में है या वो रोटेशनल मोड में, या अभी मैं मान लेती हूँ कि वो मेरा रेस्ट मोड में। स्टेशनरी मोड का मतलब हो गया अभी वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है। क्लियर। अब एक फोटोन आएगा, और फोटोन जब आएगा तो इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, और टकराने के बाद अगर फोटोन उसे इतनी एनर्जी देता है कि उसके रोटेशनल या वाइब्रेशनल या दोनों मोशन में चेंज हो जाए तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेगा। क्लियर। दोबारा सुने, फोटोन आया, मॉलिक्यूल से टकराया, और अगर ये फोटोन इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करवा देता है जिससे कि इसके रोटेशनल वाइब्रेशनल या दोनों मोशन चेंज हो जाएं, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेशनल मोशन करेगा। क्लियर। जैसे ही हमने पढ़ा था कि तबला रेस्ट मोड पे था, बॉल आई, टकराई, एनर्जी ट्रांसफर की, तो तबला बोलो क्या करने लग गया था, वाइब्रेशन। सेम एज वैसे ही सिमिलरली वे में अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल पे ये फोटोन टकराएगा और उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो मॉलिक्यूल या तो वाइब्रेशनल मोड पे चला जाएगा या रोटेशनल मोड पे चला जाएगा। और चूंकि यहाँ पे फोटोन ने अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की है, इसलिए फोटोन कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ये देखिए तबला ऑलरेडी रेस्ट मोड में था, बॉल आई, टकराई और निकल गई, और बॉल ने जब इसको अपनी एनर्जी दी तो तबला वाइब्रेशन करने लग गया और बॉल की एनर्जी क्या हो गई थी, कम। तो यहाँ पे मैंने लिखा था E1 ग्रेटर देन बोलो क्या होगा, E2। सेम एज मॉलिक्यूल, उस पे फोटोन आया, टकराया, अपनी एनर्जी दी, मॉलिक्यूल में हो गई वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन, और फोटोन की एनर्जी बोलो क्या हो गई, कम। क्लियर। अब देखिए ऐसे ही मैं एक और कंडीशन ले सकती हूँ कि मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल पहले से ही वाइब्रेशनल कर रहा था और एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन उस मॉलिक्यूल से टकराया, और टकराते समय इस तरह का टकराव हुआ या इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस समय मॉलिक्यूल ने उसको एनर्जी ट्रांसफर किया। ध्यान रखें, अब दूसरी कंडीशन ले रही हूं, जब तबला ऑलरेडी वाइब्रेशनल मोड में था, बॉल आई, पर्टिकुलर टाइम पे टकराई, और उसी टाइम तबले ने बॉल को एनर्जी दी। सेम एज अपना मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन कर रहा है, अब एक फोटोन आके उससे टकराया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा, फोटोन को। फोटोन को एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, अब मॉलिक्यूल ने उसको एनर्जी ट्रांसफर किया तो मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल या लोअर रोटेशनल लेवल पे चला जाएगा, और निकलने वाले फोटोन की एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे अपन ने देखा एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ये बॉल इस तबले से टकराती है, तबले ने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, तो जो बॉल अपनी बाहर गई उसकी एनर्जी बोलो क्या थी, ज्यादा। सेम एज मॉलिक्यूल से फोटोन टकराया, मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी फोटोन को दी, फोटोन हायर एनर्जी के साथ बाहर निकल गया, और अब जो अपना मॉलिक्यूल था वो लोअर रोटेशनल लेवल या लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बोलो क्या हो गई, डिक्रीज। क्लियर। अब किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल पे, और ये डिपेंड करेगा
कि क्या टकराने वाले फोटोन के पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो मॉलिक्यूल के रोटेशनल या वाइब्रेशनल लेवल में चेंज कर सके। क्योंकि अपन को पता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक लेवल एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने के लिए। तो अगर टकराने वाले फोटोन के पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो उसके रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोड में चेंज कर सकता है, तो मॉलिक्यूल हाई रोटेशनल या वाइब्रेशनल लेवल पे चला जाएगा। क्लियर। और अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा और सीधे निकल जाएगा और इलास्टिक कॉलिजन होगी और इस इफेक्ट को अपन बोल देंगे रेले स्कैटरिंग। क्लियर। और अपन को पता है रमन स्कैटरिंग में क्या होने चाहिए, इन इलास्टिक कॉलिजन। और रमन जो स्कैटरिंग होती है वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में कोई एक मॉलिक्यूल शो करता है। क्लियर। अब देखो इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक बार मैं इसको रब कर रही हूं, देखिए इसको देखिए, मैं कुछ इस तरीके से समझ सकती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अपन एनर्जी प्लॉट डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। देखिए अपन एनर्जी प्लॉट करते हैं। ये मान लीजिए मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा हायर एनर्जी लेवल है, ये मेरा E2 है। क्लियर। अब देखिए इसको मैं ले लेते हैं, बहुत है, इसको मैं रब आउट कर रही हूँ। देखिए ये मेरे मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स को मैंने शो किया हुआ है। मान लीजिए अपने पास में कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल अपने पास में लोअर एनर्जी लेवल पे है, या मैं बोलूं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे है। क्लियर। अब देखिए अब इस मॉलिक्यूल पे अपन किसको डालते हैं, फोटोन को। मैंने फोटोन को डाला और जैसे ही अपन फोटोन को डालेंगे मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा और अब्जॉर्व करके बोलो कहाँ पे चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे। और इस स्टेट को मैं बोलती हूँ वर्चुअल स्टेट। वर्चुअल स्टेट जिसको अपन बोल सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट। मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, जिसको अपन ने बोला है वर्चुअल स्टेट। क्लियर। अब ये मॉलिक्यूल वर्चुअल स्टेट बोला इसको। अब ये मॉलिक्यूल अपना क्या करेगा, डी एक्साइटेशन। और जब ये डी एक्साइटेशन करेगा तो अपन को पता है एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। तो अगर मेरा मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी अब्जॉर्व करी उतनी एनर्जी रिलीज करे और डी एक्साइट हो जाए, तो अपन को पता है यहाँ पे कौन सा कॉलिजन हुआ है, इलास्टिक कॉलिजन। और इलास्टिक कॉलिजन यदि कहीं पे होता है तो अपन बात करते हैं रेले स्कैटरिंग की। क्लियर। और इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ, मान लीजिए मेरा ये जो फोटोन था ये 50 किलो जूल था, मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी 50 किलो जूल थी और इसने 50 किलो जूल एनर्जी को ही क्या कर दिया, रिलीज। इसका मतलब ना तो एनर्जी दी और ना इसने एनर्जी ली। क्लियर। अब इसको अपन बोलो क्या बोलेंगे, रेले स्कैट। ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल अभी भी ग्राउंड लेवल पे ही है और इस पे मैंने क्या करा, एक फोटोन डाला। क्लियर। और उस फोटोन की एनर्जी मैं लिख देती हूँ, बोलो कितनी है, E1। क्लियर। जैसे ही मॉलिक्यूल के ऊपर आप फोटोन डालोगे मॉलिक्यूल एक्साइट होगा और कहाँ पे चला जाएगा, वर्चुअल स्टेट या जिसको बोलो हायर एनर्जी स्टेट पे। अब मेरा जब ये मॉलिक्यूल डी एक्साइट होगा तो ये उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी इसके पास में थी। ये मॉलिक्यूल मान लीजिए डी एक्साइट हुआ और इसने इतनी एनर्जी रिलीज करी कि ये कहाँ पे रह गया, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पे। क्लियर। या बोलूं हायर एनर्जी लेवल पे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के पास में 50 किलो जूल एनर्जी थी तो जब वो डी एक्साइट होगा तो वो 50 किलो जूल रिलीज नहीं करेगा, बल्कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है,
मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि 20 किलो जूल एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, 30 किलो जूल। और ये जो एनर्जी है, अब इसको मैं क्या बोलूंगी, अब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि अपना मॉलिक्यूल एनर्जी अब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाता है, एक्साइटेशन स्टेट में। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई होगी। मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे था, एनर्जी ली उसने फोटोन से, एक्साइट हो गया, वर्चुअल स्टेट पे चला गया, और जब वो डे एक्साइट हुआ तो उसने उतनी एनर्जी रिलीज नहीं की जितनी उसके पास में थी। तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल ने एनर्जी का क्या कर लिया, अब्जॉर्प्शन। अब जो बाहर निकलने वाली मेरे जो फोटोन थे उनकी एनर्जी बोलो कितनी हुई, E2। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो E2 है, यहाँ पे ये 50 किलो जूल था तो ये कितना रह गया, 20। इसका मतलब ये एनर्जी बोलो मेरी कैसी हो गई, लोअर एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी को क्या कर लिया, फोटोन की, एब्जॉर्ब। और अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि E1 विल बी ग्रेटर देन E2। और अब यहाँ पे देखिए कौन सी कॉलिजन हुई है, इन इलास्टिक कॉलिजन। और यहाँ पे जो इफेक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टोक लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अपन क्या बोलेंगे, स्टोक लाइंस। क्लियर? अब देखो एक कंडीशन मैं ये लेके चलती हूँ कि मान लीजिए मेरा जो मॉलिक्यूल था वो ऑलरेडी कहाँ पे था, एक्साइटेशन स्टेट में। अब इस पे अपन ने E1 एनर्जी के फोटोन डाले, और जैसे ही फोटोन डालोगे बोलो कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेशन स्टेट में। फिर वापस मॉलिक्यूल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, और डी एक्साइट होगा। और जब ये डी एक्साइट हुआ तो ये कहाँ पे पहुंच गया, वापस ग्राउंड स्टेट पे। इसका मतलब मेरे मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी इसने रिलीज की है, मान लीजिए मैं ये बोल दूं E2 एनर्जी है, तो ये एनर्जी बोलो रिलीज करने वाली एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए इसने 20 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की, लेकिन इसने देखो जब रिलीज की तो ये 50 किलो जूल एनर्जी थी। क्लियर? ज्यादा। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल था उसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज, और रिलीज कर दी तो मेरे फोटोन की एनर्जी बोलो क्या हो गई, ज्यादा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, E2 विल बी ग्रेटर देन E2। और यहाँ पे भी कौन सी कॉलिजन हुई है, इन इलास्टिक कॉलिजन। और ये जो लाइंस आती हैं इनको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को, इन स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। और इसको मैं कुछ इस तरीके से समझ सकती हूँ, देखिए ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इसको मैं क्या बोल दूं, ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, और इस पे अपन क्या कर रहे हैं, इस पे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहे हैं। तो जो डाल रहे हैं उनको बोलो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन। और मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद जो बाहर निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड या एमिटेड। क्लियर? एमिटेड लिख देती हूँ, ज्यादा सही है, एमिटेड। क्लियर? लाइट, ये मेरी है एमिटेड लाइट, ये मेरी इंसिडेंट लाइट। ठीक है? अब देखिए अगर मान लीजिए ये मेरी इंसिडेंट लाइट है, इसकी एनर्जी मैं ले लेती हूँ E1, और एमिटेड की एनर्जी बोलो कितनी ले लेती हूँ, E2। क्लियर? अब ये लाइट आई, अगर ये मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, तो एमिटेड लाइट की एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मॉलिक्यूल को दे दी। अब मैं लिख सकती हूँ E1 विल बी ग्रेटर देन, बोलो क्या होगा, E2। और यहाँ पे कौन सी लाइन आएंगी, स्टोक्स लाइन। क्लियर? अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मान लीजिए वही इंसिडेंट लाइट मैंने डाली, उसकी एनर्जी बोलो कितनी है, E1। मॉलिक्यूल के साथ आई, टकराई, और कहाँ निकल गई, बाहर। तो ये मेरी हो गई एमिटेड लाइट, इसकी एनर्जी कितनी लिख देती हूँ, E2। और यहाँ पे देखिए इस लाइट ने मॉलिक्यूल को एनर्जी नहीं दी, मॉलिक्यूल से एनर्जी का क्या कर लिया, अब्जॉर्प्शन कर लिया, या मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करी। तो जो एमिटेड लाइट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं लिख सकती हूँ E2 विल बी ग्रेटर देन E1। और यहाँ पे जो मेरी लाइन बनेंगी उनको बोलेंगे एंटी स्टोक लाइन। और ये स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक लाइन, इसी को अपन पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसके बारे में बात करेंगे अपन का। थैंक यू।